my name is Shilpa and I am a faculty of Social Studies in G3. So today we are going to start with the first chapter of the book Democratic Politics Part 2. Chapter first is power sharing. And why we are talking about power sharing? Why are we not talking about anything other? Because we have already learned that in democracy जब भी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इन डेमोक्रेसी ऑल द पावर नेवर रेस्ट विद ओनली वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, इवन इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. एंड व्हाई आर दीस थ्री एंड व्हाट आर दीस थ्री ऑर्गन्स आर? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर से यस हमारा मतलब है हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा से. जितने भी हमारी अपर हाउस है, अपर हाउस का मतलब है हमारी राज्यसभा के बारे में बात हो रही है. और जब हम लोग लोअर हाउस की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहे हैं. एल से लोअर और एल से लोकसभा, ये काफी इजी होगा, ना कि कंफ्यूजिंग होगा. नेक्स्ट इज आर द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज मेनली टू मेक लॉज एंड सम पॉलिसीज व्हिच एग्जीक्यूटिव इम्प्लाइज. इट मींस एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? ये जितने भी लेजिस्लेचर ने हमारे लिए पॉलिसीज बनाई है, जो लॉज बनाए हैं, वो क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी. यानी कि एग्जीक्यूटिव में मेनली आते कौन है? जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जितने भी गवर्नर्स हैं एंड जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज की हुई है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ये सभी हमारे किस में इंक्लूड होते हैं? एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड होते हैं. नाउ इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय आवर लेजिस्लेचर. सो नेक्स्ट इज आवर जुडिशरी. जब हमने एक बार लॉज बना लिए, जब एग्जीक्यूटिव ने उनको इम्प्लाई कर दिया, आफ्टर दैट अगर कोई भी उस लॉ को ना माने या फिर उसके अगेंस्ट जाए तो जुडिशरी क्या करेगी? उसके खिलाफ हमें जजमेंट देगी. मतलब जुडिशरी का काम क्या आता है? इट टेक्स जजमेंट. इसमें हमारे क्या आता है? हमारी जो हाई कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारे जितने भी लोकल कोर्ट्स हैं, ये सब इसमें आती है. अब बात ये आती है कि हम लोग ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं. जब भी हम लोग ऑर्गन्स वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो भी हमने पावर को शेयर किया है वो हमने हॉरिजॉन्टली किया है. इट मींस पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड चेक एंड बैलेंस सिस्टम. And why we are talking about check and balance system? Because we have learned that legislature make laws, executive implies those laws, and judiciary take judgment if someone is not focusing या if someone is not agreeing on those laws. Okay? So one more thing guys कि हम लोग पावर को शेयर कर क्यों रहे हैं? जबकि पावर को शेयर करने से ऑटोमेटिकली हम पे रिजल्ट क्या मिलता है? हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी. लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कुछ पावर है, लेकिन मैं उस पावर को लेके उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो क्या आपके पास एक्चुअल में पावर उतनी रह जाएगी? नो, ऑफ कोर्स नॉट. देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग? और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हमारा मेनली इसी चीज पर बेस्ड है. दो केस स्टडीज पर है, बेल्जियम एंड श्रीलंका. इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि पावर शेयरिंग कर तो दी है, बट व्हाई वी आर डूइंग पावर शेयरिंग? हम पावर को शेयर कर क्यों रहे? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट केस स्टडी ऑफ बेल्जियम. पहले मैं आपको बेल्जियम के बारे में एक इंट्रो दे देती हूँ कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड स्मॉलर देन हरियाणा. ये ऑफ कोर्स ये हरियाणा से भी छोटी है. इवन इसकी जो पॉपुलेशन है इज लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन से. अब नाउ द नेक्स्ट इज बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड सेकंड श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन. तो बेल्जियम के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेल्जियम में अभी हमने देखा कि इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बट स्टिल इट्स एथनिक कंपल्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जब भी हम लोग एथनिक कंपल्शन की बात करें, एथनिक कंपल्शन मतलब उसको जिस तरह से जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको जिस तरह से उसने डिवाइड किया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स कैसे? जितनी भी पॉपुलेशन बेल्जियम में है उसका 59% डच स्पीकर्स है. मतलब 59% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो डच लैंग्वेज में बात करती है, और वो रहती कहाँ पर है? फ्लैमिश रीजन में रहती है. कौन से रीजन में रहती है? फ्लैमिश रीजन. दिस इज आवर फ्लैमिश रीजन.
ये येलो वाला पार्ट जो हमारा फ्लैमिश रीजन है। ओके, ये जो पॉपुलेशन 59% ये कौन सी है, ये हमारे डच स्पीकर्स है। इट मींस सेकंड वन इज 40% इज फ्रेंच स्पीकर्स। फ्रेंच स्पीकर्स कहां पे रहते हैं, ये वलोनिया रीजन में रहते हैं। वलोनिया रीजन इज अ रेड वाला पार्ट। ओके, तो जो डच स्पीकर्स हैं दे लिव हियर एंड द फ्रेंच स्पीकर्स लिव हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि 1% कहां गए, 1% ऐसे लोग हैं जो जर्मन स्पीकर्स हैं, जो जर्मनी बोलते हैं, वो एक कॉर्नर में रहते हैं। ये जो लाइन्स हमारी यहाँ पर रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब हमें ये पढ़ना है, इससे हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि जब हम लोग बेल्जियम की बात कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी किसके पास है, डच स्पीकर्स के पास है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब भी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वी नो दैट कि डेमोक्रेसी में पावर उसी की बनती है जिसके पास मेजॉरिटी होती है। तो इनके पास मेजॉरिटी होने का एक कॉन्सिक्वेंस क्या है, इससे क्या हो सकता है, दे कैन फोर्स देयर विल ऑन द फ्रेंच स्पीकर्स। वो अपनी इच्छा को जो भी उन्हें करना है, जो भी लॉज बनाने हैं, वो फ्रेंच स्पीकर्स के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स कर सकते हैं अपनी विल को, और जर्मन स्पीकर्स के लिए। सो नेक्स्ट इज कि हमने पूरे बेल्जियम की बात कर ली, अब बारी आती है हमारे ब्रुसेल्स की। व्हाट इज ब्रुसेल्स, येलो। तो ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स इज अ कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड द मेन थिंग इज कि जो ब्रुसेल्स है वो पूरे बेल्जियम के मिड में स्थित है। मतलब कि हमने जो वहां पे एक पॉइंट देखा था वो वहां पर है, और इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है वो जस्ट अपोजिट है पूरे बेल्जियम के अकॉर्डिंग। मतलब अभी हमने क्या देखा था कि डच स्पीकर्स वर 59% and French speakers were just 40%, but in Brussels we have 80% French people and 20% Dutch speakers। मतलब कि अगर हम लोग पूरी कंट्री की बात करें तो क्या होगा, डच स्पीकर्स अपने मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बना सकते हैं, और अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो फ्रेंच स्पीकर्स अपनी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग वहां पे गवर्नमेंट बना सकते हैं। और इसी की वजह से वहां पे जो प्रॉब्लम होगी वो और भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन है वो एक्यूट के बारे में बात करें तो वो एक्यूट इन दोनों की सिचुएशन के बारे में बात करें कि व्हाट वाज द एक्यूट प्रॉब्लम इन ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम। उसका रीजन क्या था कि ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है और जो भी एथनिक कंपोजिशन ओवरऑल बेल्जियम में है उसका जस्ट अपोजिट ब्रुसेल्स में है। अब इसमें क्या हुआ कि जो फ्रेंच स्पीकर्स है वो माइनर है बट दे आर रिच एंड पावरफुल, लेकिन वो काफी रिच है और पावरफुल है। एंड डच स्पीकर्स गॉट बेनिफिट, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, बट मच लेट, बट उनको काफी टाइम के बाद मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि ये चलो ठीक है हमने उसकी एथनिक कंपोजिशन पढ़ ली, अब बात आती है कि ये जो प्रॉब्लम थी ये मिली कब, मिली उनको एक्यूट कब हुई। दिस टेंशन वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स इन 1950s एंड 1960s। अब इसमें क्या होगा, सो इट रिप्रेजेंटेड अ सोशल प्रॉब्लम ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी से रिलेटेड है। हम लोग ओवरऑल कंट्री की भी बात कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल की भी बात कर रहे हैं, इसी वजह से ये क्या हुआ, एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी थी जिसे सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ वहां की पॉपुलेशन से रिलेटेड थी। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि डच स्पीकर्स मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, की डच स्पीकर्स के पास माइनॉरिटी थी कैपिटल में बट दे हैड मेजॉरिटी इन द कंट्री। नेक्स्ट, तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी कंपोजिशन क्या थी। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, बेल्जियम के बारे में पढ़ा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर देन हरियाणा इवन इन पॉपुलेशन और उसकी जो प्रॉब्लम थी was more acute in the capital because Brussels is the capital of Belgium and the problem in Belgium was just opposite in Brussels. In Belgium when we are talking about overall country, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें डच स्पीकर्स के पास मेजॉरिटी थी, डच स्पीकर्स हैड मेजॉरिटी but in capital the French speakers were majority. So next is श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में भी देख लेते हैं। अभी हमें बेल्जियम से ये पता चल गया कि बेल्जियम में मेजॉरिटी होने की वजह से और दोनों साइड मेजॉरिटी अलग अलग पार्टीज की होने की वजह से वो लोग अपनी विल दूसरों के ऊपर फोर्स कर सकते हैं। और श्रीलंका में क्या हुआ कि वहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन थी। डाइवर्स क्यों थी, क्योंकि वहां पर थे तो सिर्फ दो तरह के लोग, सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स।
लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सिन्हाला स्पीकर्स वर बुद्धिस्ट, वो लोग बुद्धिस्ट थे, एंड द तमिल स्पीकर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल से हमें समझ में आती है कि वो श्रीलंका के तमिल बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए वो श्रीलंकन तमिल है। बट व्हाट अबाउट इंडियन तमिल्स, कि वो लोग हैं जिनके फोर फादर्स को हिस्ट्री में हम लोग जबरदस्ती प्लांटेशन वर्क के लिए श्रीलंका लेकर आए थे, इसलिए उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। नेक्स्ट जो इंडियन तमिल्स है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो उनके बीच में अलग ही प्रॉब्लम चल रही थी। सो 7% आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, 7% दोनों थे, तमिल स्पीकर्स भी थे एंड सिन्हाला स्पीकर्स भी थे। सो नेक्स्ट इज इंडियन तमिल से मैं बता देती हूँ कि देयर फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। व्हाट इज द टर्म वी आर यूजिंग हियर, कॉलोनियल पीरियड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियल पीरियड? जब भी किसी भी एरिया पर, किसी भी नेशन पर, किसी भी कंट्री पर कोई बाहर की कंट्री आके अपना रूल करने लग जाए तो उसे हम लोग कॉलोनियल स्टेट बोल देते हैं या कॉलोनियलिज्म बन जाता है। और जितना भी वो टाइम था जब वहां पे कॉलोनियलिज्म था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो यहाँ पर क्या था, इंडिया में कॉलोनियलिज्म था, और यो कौन सा पीरियड था, वो पीरियड था कॉलोनियल पीरियड। चल नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज इम्पैक्ट क्या पड़ा था। अब हमने ये पढ़ लिया कि सिन्हालास वर इन द मेजॉरिटी एंड तमिल स्पीकर्स वर इन माइनॉरिटी। अब सिन्हाला कम्युनिटी हैड मेजॉरिटी, ऑब्वियसली बात है, एंड टेक एडवांटेज ऑन एंटायर कॉलोनियल पीरियड। तो पूरा जो कॉलोनियल पीरियड था सिन्हाला कम्युनिटी पे उसका काफी ज्यादा उसने फायदा उठाया। और कैसे फायदा उठाया, इन 1956 सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। ये टर्म आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। जब भी कोई भी रूल, कोई भी लॉ किसी मेजॉरिटी के बेसिस पे बनाया जाता है तो उसको हम लोग मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। और श्रीलंका में किसका मेजॉरिटेरियनिज्म था, सिन्हालास का था। So Sri Lanka got independence in 1948 and they wanted to dominate on the behalf of majority. किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिन्हालास की बात हो रही है। Means सिन्हालास wanted to dominate whole country on the behalf of majority. That's why they elected government on the basis of majority. अब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, सबकी मर्जी से बनाएंगे, पर क्या उस मर्जी का कोई फायदा है? क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि मेजॉरिटी किसके पास है, सिन्हालास के पास है, और सिन्हालास अपनी मेजॉरिटी के बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, और जब एक बार उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वही हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट इलेक्ट की एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। उसके बाद क्या हुआ, इन 1956, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, in 1956 in Sri Lanka the act was passed according to which they recognized Sinhala an official language। क्योंकि सिन्हालास वहाँ पे मेजॉरिटी में थे इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि जो सिन्हाला है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जितना भी यहाँ पे काम किया जाएगा, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क जितना भी हमारा होगा वो सब कुछ सिन्हालास के अकॉर्डिंग ही होगा। सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फॉलोड सम प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज तो बनाई बट वो काफी ज्यादा प्रेफरेंशियल थी। किसके लिए प्रेफरेंशियल थी? दे फेवर्ड सिन्हाला फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई जिसके अकॉर्डिंग लोगों को जॉब दी जा रही थी और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जा रहा था, बट सारी चीजों के जितने भी फायदे थे वो किसको मिल रहे थे? सिन्हाला स्पीकर्स को मिल रहे थे। क्योंकि अभी हमने फिर पढ़ा था कि दे इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी एंड हु वर इन द मेजॉरिटी? सिन्हालास वर इन द मेजॉरिटी। मैं बार बार ये वर्ड आपको रिपीट करी क्योंकि इसके 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं और जितने भी आपके 5 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे वो इस बात के ऊपर ही पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट इज, अब लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब हमने अपनी गवर्नमेंट तो बना ली, पर क्या करें इस गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट को उन्होंने एक और काम किया, गवर्नमेंट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। मतलब गवर्नमेंट सिन्हालास को, क्योंकि हमने पढ़ा था सिन्हालास का धर्म कौन सा था? देवर बुद्धिस्ट, तो वो लोग बुद्धिज्म थे। उन्होंने बोला हम बुद्धिज्म को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे और बुद्धिज्म को ही हम लोग फॉस्टर मतलब कि आगे भी फैलाएंगे। ज्यादातर लोगों को बोला जाएगा कि आपको बुद्धिज्म को ही फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट,
अभी हमने दोनों केस स्टडीज पढ़ लिए, जिसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बेल्जियम में मेजॉरिटी किसके पास थी, मेजॉरिटी किसके पास थी, डच स्पीकर्स के पास थी, बट वेयर, ओनली इन द कंट्री। कैपिटल में किसके पास थी, कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर्स के पास थी। तो जिसके अकॉर्डिंग डच स्पीकर्स क्या कर सकते थे, they could force their will on the फ्रेंच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स, यानी कि वो अपनी विल को फोर्स कर सकते थे ऑन फ्रेंच स्पीकर्स। और हमने श्रीलंका में क्या पढ़ा कि सिन्हालास वर इन द मेजॉरिटी एंड दे मेड अ गवर्नमेंट। अभी तक बेल्जियम में गवर्नमेंट नहीं बनी थी, अभी हमने देखा कि वो ऐसा कर सकते थे, बट श्रीलंका में सिन्हालास ने तुरंत उस चीज का फायदा उठाया और अपनी गवर्नमेंट बना ली। और गवर्नमेंट किस बेसिस पे बनाई थी, गवर्नमेंट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी एंड सिन्हालास वर इन द मेजॉरिटी एंड दे हैड आल्सो मेड सम प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। दे पास्ड एन एक्ट इन 1956 जो कि क्या कहता था, दे मेड सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इम्पैक्ट क्या पड़े, अब क्योंकि सिन्हालास को तो काफी ज्यादा फायदा मिल गया, लेकिन जो बाकी के लोग थे उन्हें क्या हुआ, फीलिंग ऑफ एलाइनेशन, उन्हें काफी ज्यादा अलोन फील होने लगा कि हमारे ही देश में हमें कुछ नहीं मिल रहा, ना ही हम लोग जॉब सिक्योर कर सकते हैं, ना ही हम लोग यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, ना ही हम लोग एजुकेशन अच्छे से ले सकते हैं, इवन हम अपनी लैंग्वेज भी यूज नहीं कर सकते। सो नो वन इज सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें ऐसा फील होने लगा कि यार कोई है ही नहीं ऐसा जो हमारे लिए सेंसिटिव हो, जो हमारे कल्चर के लिए सेंसिटिव हो या हमारी लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव हो। तो इसीलिए उन्होंने एक और भी बात सोची कि नो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनके पास कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कि जब गवर्नमेंट ही उनकी वजह से नहीं बनी है तो उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल ही नहीं सकते। एंड लास्ट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गेटिंग जॉब्स। एक तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, ऊपर से जॉब मिल रहा है तो उसमें भी वो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो इस बात से फर्क क्या पड़ा, अब ऑब्वियसली वो इतने टाइम तक चुप तो बैठेंगे नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या था, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टी। अब उन्होंने अपनी ही पार्टीज को बनाना शुरू कर दिया। स्ट्रगल्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने अपने लिए स्ट्रगल शुरू किया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल भी होनी चाहिए। एंड रीजनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमें भी थोड़ी बहुत सुपीरियरिटी मिलनी चाहिए, हम जिस रिलीजन को चाहे, जो भी हम लोग रीजन में चाहे वहां पर रह सकते हैं। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड जॉब्स, हमें एजुकेशन और जॉब्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। हमने इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से की थी, हमने इस चैप्टर की शुरुआत पावर शेयरिंग से की थी। और हमें पता है कि पावर शेयरिंग मतलब पावर को डिवाइड कर देना, और जब भी हम किसी नंबर को या किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे वीक हो जाती है, कोई चीज कम हो जाती है। तो जब भी हम लोग कंट्री में पावर को डिवाइड कर देंगे यानी कि शेयर कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा कि जो कंट्री है वो वीक हो जाएगी, वीकनिंग द कंट्री। और अभी हमने ये देखा कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पावर को शेयर तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी कंट्री जो है वीक हो रही है। अभी तक हमने लेकिन बेल्जियम की केस स्टडी नहीं पढ़ी है, तो इन दोनों केस स्टडी से हमें ये पता तो चल ही जाना है कि पावर शेयरिंग हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। श्रीलंका में क्या हुआ, उन्होंने मेजॉरिटी के बेसिस पर अपनी गवर्नमेंट बना ली, अपनी मर्जी से लाई, पर क्या उन्होंने पावर को शेयर किया, नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट मतलब उन्होंने डेमोक्रेसी तो यूज की, बट डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग यूज नहीं की। और हमने पढ़ा है कि इन डेमोक्रेसी all the power never rests in just one organ, even it divides into 3 different organs which is our legislature, executive and judiciary। और श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सिन्हालास का ही था, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाए, वो भी सिन्हालास के फेवर में थी, चाहे वो उसको इम्प्लीमेंट करे वो भी सिन्हालास के फेवर में थी, और चाहे वो लोग जजमेंट दे वो भी सिन्हालास के ही फेवर में थी। सो नेक्स्ट है हमारा कि अब 1980s में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होने लगी फॉर डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। अब वो लोग एक ही स्टेट में रहते हैं, एक ही कंट्री में रहते हैं, नाउ दे वांट हमें उस एक छोटी सी कंट्री में अपनी एक अलग स्टेट भी मिल जाए इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, कि हमें जो ईस्ट और नदर्न पार्ट है वहां पे एक अलग से स्टेट चाहिए जहाँ पे हम लोग तमिल्स रहेंगे, अपनी गवर्नमेंट बना के रहेंगे
और अपनी ही मर्जी से रहेंगे। सो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट मतलब जब उनके बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रही, जब उनके बीच में कोई ट्रस्ट नहीं रहा, तो दे टर्न इनटू सिविल वॉर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल वॉर? सिविल वॉर जब एक ही देश के लोग, एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ने लग जाए तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। दो वॉर होती है, एक जब बाहर का कोई आके लड़े तो वो अलग वॉर है। सिविल वॉर जब एक फैमिली के मेंबर्स खुद ही आपस में लड़ने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिविल वॉर बोलेंगे। और ये सबसे ज्यादा वर्स्ट प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम अपनों से ही होती है। तो जब हमें अपनों से डील करना पड़ेगा तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस तो है ही उनके बीच में, ऑब्वियसली तभी सिविल वॉर हो रहा है। साथ ही साथ उनकी खुद की असेट्स पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने केस स्टडी पढ़ी है बेल्जियम और श्रीलंका की। श्रीलंका में हमने ये पढ़ लिया कि वहां पे डेमोक्रेसी तो थी ऑफ कोर्स, लेकिन वहां पे पावर शेयरिंग नहीं थी। हमने डेमोक्रेसी तो अपना ली, लेकिन उसका जो मेन थिंग है, जो उसकी एक तरह से स्पिरिट है, वो हमने अपनाई ही नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ेंगे और उससे हमें रिजल्ट मिलेगा कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, या हमें क्यों पावर शेयरिंग पे इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू गाइस।